हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं ये एसएससी जीडी के पिछले एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया हुआ है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में जीएस वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे। ये पिछले 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है ये 12 फरवरी 2019 का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें जीके के क्वेश्चन सभी को हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। इसमें जो भी आप लोगों को त्रुटि लगे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इसमें क्या क्या अच्छा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे और पढ़ते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन के अलावे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा। और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, अतः इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से, किसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं, उसको क्लोनिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में है, स्वर्ण का आणविक सूत्र, स्वर्ण मतलब गोल्ड, इसका अगर रासायनिक नाम हम लोग जाने तो ओरम होता है, जो कि AU से सूचित करते हैं। हम लोग किससे सूचित करते हैं? AU से। अगर हम बात करें सोना, भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार स्वर्ण खान। कोलार, ध्यान रखेंगे, कोलार स्वर्ण खान ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोलार स्वर्ण खान कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, और यहीं पर सोना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, देश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व स्वरोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना। किसके द्वारा? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। इसका सही आंसर जगह ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अवसर पैदा करना किसका काम है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसको भी समझते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या होता है? जो BPL परिवार के अंदर आते हैं उन सभी BPL परिवार, उन सभी को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। फ्री में बिजली का कनेक्शन, याद रखिएगा। किससे? किस योजना के द्वारा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत भी देखते हैं, 1 मई 2016 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से, यूपी के बलिया जिला से शुरू हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसी में थोड़ा जान लेते हैं, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना ये क्या है? ग्राम उजाला योजना ये जो है ग्राम उजाला योजना बिहार के आरा जिला से शुरू हुआ है, बिहार में आरा जिला से। इसमें क्या होता है? 10 रुपया में LED बल्ब दिया जाता है। हाँ, और बिजली में जो खपत होता है उसको आप कम कर सकते हैं LED बल्ब के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, उजाला कार्यक्रम, ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के आरा जिले से। कितने रुपये में? 10 रुपये में LED बल्ब दिया जाएगा। वहीं पर ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया से। इसमें BPL परिवार को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में, दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का बात करें, ये वर्तमान समय में लद्दाख के अंदर है। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। लद्दाख UT है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ लद्दाख का जो अभी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, याद रखेंगे।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक दो बात जानते हैं। 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। किस रूप में? एकता दिवस। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? केवड़िया में। केवड़िया, ये केवड़िया कहाँ पर? गुजरात में। ये भी ध्यान रखेंगे, केवड़िया गुजरात में है। केवड़िया जिला और गुजरात राज्य किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। और इसको जो बनाया इसके वास्तुकार है राम सुतार। ये भी ध्यान रखेंगे, राम सुतार। और इन ऊंचाई 182 मीटर। ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे ऊंचा प्रतिमा किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। इसको तैयार जो किया है, बनाया जो है, राम सुतार के द्वारा बनाया गया है। ऊंचाई कितना? 182 मीटर। सरदार पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक दो बात और जानते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसलिए बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी चुनाव आयोग का जो हेड होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका नियुक्ति किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखेंगे, चुनाव आयोग का प्रमुख का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के बारे में एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे अभी हम बताएंगे। चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। चुनाव आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग की बात करें तो किस भाग के अंदर है चुनाव आयोग का प्रावधान? भाग 15 में। अनुच्छेद का बात करें, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद किसमें? 324 में। अगर पहले चुनाव आयुक्त का बात करें, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त तो ये सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कौन है? सुशील चंद्रा। ध्यान रखेंगे, चुनाव आयुक्त अभी कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। इतनी सारी बात बताएं चुनाव आयोग से संबंधित। अब देख लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 1948 के ओलंपिक में 1948 में जो ओलंपिक हुआ था में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? यानी 1948 में जो ओलंपिक हुआ था और इस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत के जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान ये किशन लाल थे। कौन थे? किशन लाल। बात करें ओलंपिक का तो ओलंपिक अभी हाल फिलहाल ही संपन्न हुआ है। ये कितने नंबर का ओलंपिक संपन्न हुआ? 32वां ओलंपिक संपन्न हुआ। और इस बार 32वां ओलंपिक जो हुआ ये कहाँ पर हुआ?
टोक्यो में हुआ। 32वां ओलंपिक कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो में। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस के अंदर। कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और भारत कम्मे स्थान पे रहा? 48वें स्थान पे। कितना पदक जीता? 1 2 का 4, 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर पदक और 4 कांस्य पदक जीता है। और इस बार 2020-21 में हुआ टोक्यो में 32वां ओलंपिक, इसमें भारत की एक हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते। किसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। और इस टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। ध्यान रखेंगे कौन थे? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? यानी कि चुनाव आयोग का कौन सा काम नहीं है? प्रत्यक्ष चुनाव कराना, ये तो काम है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण कराना, ये भी है। चुनाव का निरीक्षण, चुनाव जो हो रहा है उसका निरीक्षण करना, ये भी काम है। स्थानीय चुनाव न कराना, यही इसका काम नहीं है। स्थानीय चुनाव जो कराना है, स्थानीय चुनाव न कराना, न मतलब नहीं कराना, जबकि इसका काम है। स्थानीय चुनाव भी कराना किसका काम है? चुनाव आयोग का। यहाँ पर क्या दे दिया? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या गया? ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है, यानी बुआई, रबी फसल का जो बुआई है ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। और कटाई का बात करें तो मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। अगर रबी फसल हम लोग जाने कौन कौन सी फसल रबी फसल है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी क्या है? रबी फसल है। इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं खरीफ फसल को भी थोड़ा जानते हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में किया जाता है। कब किया जाता है? खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन सी फसल खरीफ फसल है? ध्यान रखेंगे, चावल, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सभी क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। कौन कौन सी फसल है खरीफ फसल? चावल है, बाजरा है, मक्का है, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सभी जो है किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल। वहीं पर देखते हैं जायद फसल। जायद फसल जो होता है, इसी को दूसरा नाम है नगदी फसल भी इसको कहते हैं। मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है और जून जुलाई में इसको कटाई कर ली जाती है। जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी किस फसल में है? नगदी फसल यानी जायद फसल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ तक तो हम पढ़ाई दिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये होने वाला है 35। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना का बात करें तो कब स्थापना हुआ है? 30 नवंबर 1965 को। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना 30 नवंबर 1965 को। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में है डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक। किसके बारे में क्वेश्चन है? शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? शहनाई वादक। वहीं पर ये रविशंकर जो थे सितार वादक हैं। रविशंकर सितार वादक। लतीफ़ खान सारंगी वादक। लतीफ़ खां का संबंध किससे? सारंगी। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है, हरिप्रसाद, यहाँ चौरसिया भी इनके साथ लगा हुआ, ये बांसुरी वादक है। ध्यान रखेंगे इनको भी, बांसुरी। मशहूर शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, लतीफ़ खान सारंगी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 23 जून को, 23 जून 1757 को ये लड़ा गया है। किनके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट
क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये भी ध्यान रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला, इन्हीं दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी मीरजाफर के कारण। सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को जीता। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये प्लासी अगर पूछा जाए किस क्षेत्र के अंदर आता है तो ये बंगाल में है। कई बार एग्जाम में भी आगे आ चुका है कि बताइए प्लासी का क्षेत्र किस राज्य के अंदर? तो ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है 2018 में 90 नंबर का 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म कौन थी? ये न्यूटन था। ये कितने नंबर का है? 90 नंबर का। जबकि अब 93 नंबर का भी ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें, ऑस्कर अवार्ड कहाँ से दिया जाता है? लॉस एंजिल्स से। कहाँ से दिया जाता है? लॉस एंजिल्स। ये अमेरिका में है, पड़ता है। कहाँ पर? यूएसए का एक जगह है लॉस एंजिल्स। इसी जगह से प्रत्येक वर्ष फिल्म में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। 2021 में जो दिया गया है कितने नंबर का? 93 नंबर का। और 93 नंबर के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। आप लोगों के लिए हम लाए हैं 93 नंबर का ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट अगर मूवी की बात करें, सबसे अच्छा मूवी कौन सा सेलेक्ट किया गया था? नोमैडलैंड। सबसे बेस्ट मूवी का जो पुरस्कार दिया गया वो नोमैडलैंड। और बेस्ट अभिनेता का अगर बात करें, एंथनी हॉपकिंस। बेस्ट अभिनेता किस मूवी के लिए? द फादर के लिए। भी ध्यान रखेंगे, किस मूवी के लिए भाई साहब? द फादर के लिए। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? एंथनी हॉपकिंस को, द फादर के लिए। बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड। फ्रांसिस मैकडोरमेंड। बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड किस मूवी के लिए? नोमैडलैंड। ध्यान रखेंगे, नोमैडलैंड के लिए। मूवी का क्या नाम है? नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ किस मूवी के लिए? ये भी नोमैडलैंड के लिए। इसी में आगे देखते हैं, भारत का फिल्म शामिल किया गया था, यानी किस फिल्म को भारत की ओर से 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया था? वो था जल्लीकट्टू। मूवी का क्या नाम था? जल्लीकट्टू। ये एक मलयालम मूवी था जिसको कि 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन और है। भारतीय ऑस्कर विजेता, यानी भारत के पहले जिनको कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया, प्रथम भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता, उनका नाम है भानु अथैया। क्या नाम है? भानु अथैया। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता, भानु अथैया। किस मूवी के लिए? गांधी के लिए। फिल्म का नाम था गांधी। किस क्षेत्र में दिया गया था? कस्ट्यूम डिजाइन में। किस क्षेत्र में दिया गया था? कस्ट्यूम डिजाइन में। कब? 1983 में। ये आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे, इससे आने वाले एग्जाम में पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आएगा। इसको 1-2 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारत, हाँ, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 को, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? ये दीपा कर्माकर। ध्यान रखेंगे, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? दीपा कर्माकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधों में जल परिवहन, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? यानी कि हर जगह, पौधे के हर जगह पानी यानी जल पहुंचाने का जो कार्य करता है वो जाइलम करता है, जबकि पौधों में अन्य जगह खाना पहुंचाने का काम जो करता है वो फ्लोएम करता है। ध्यान रखेंगे, पौधों में अन्य जगह तक जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और खाना पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सत्ता दल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, आम लोगों के, आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर,
द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया? ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। ध्यान रखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44 में कौन सी मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय भी है, मूत्र मार्ग भी है। इस तरह से ब्रंकाई जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 45 में है, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता? ये A.R. रहमान है। किसने जीता? A.R. रहमान ने। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, 46 क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। एक बार फिर से देखते हैं, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है, 47 नंबर, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? पेटीएम तो डिजिटल लेन देन है। नगद लेन देन, ये नगद लेन देन जो है ये डिजिटल सेवा में नहीं आता। इसमें कैश पैसा देना और लेना होता है तो वो नगद हो गया। तो डिजिटल में कौन कौन है? पेटीएम भी है, क्रेडिट कार्ड से लेन देन भी और एटीएम से लेन देन भी। ये तीनों A, C और D जो है डिजिटल है, बाद बाकी है नगद लेन देन ये नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। ध्यान रखेंगे, सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस। इसमें एक ऑप्शन है वास्को डी गामा। ये भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे। भारत का खोज इसी के द्वारा माना जाता है। 17 मई 1498 को ये भारत कब आए थे? 17 मई 1498 को। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में। केरल के कालीकट, ध्यान रखेंगे कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में वास्को डी गामा आए थे। वहाँ के शासक का नाम था जमोरिन, इन्हीं के शासन काल में आए थे जमोरिन। वहाँ के शासक कौन थे? वहाँ के राजा का नाम था जमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत किए थे। इस तरह से ध्यान रखेंगे, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा। इन्हें ही माना जाता है भारत का खोज किया है। यूरोपीय यात्री पूछे या फिर पुर्तगाल का पूछे, भारत का आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? टांका मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, कांसा ये भी मिश्र धातु है, चांदी मिश्र धातु नहीं है। इस तरह से चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी जो है सबसे अधिक तन्य धातु भी है, सबसे अधिक तन्य। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना का बात करें तो 1828 में किया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसी का एक बुक है संवाद कुमुदी, याद रखेंगे संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी, राजा राम मोहन राय। इसी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता। यहाँ पर एक ऑप्शन है अरविंद घोष, इसके बारे में भी जानते हैं। अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता अरविंद घोष थे। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में जानते हैं। 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद, यही स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से गए थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता भी इनको माना जाता है। इसी के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े
इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत दिए हैं। अब आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कैसा लगा। शेयर के साथ साथ आप इस अपने मेरे चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।